पहुंचाइए। आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। यूपी में असेंबली इंतखाबात तो 2022 में होने हैं, लेकिन इंतखाबी सरगर्मियां अभी से शुरू हो गई हैं। योगी सरकार को आइंदा इंतखाबात में हराने के लिए सियासी पार्टियां नए नए दोस्तों की तलाश में हैं। आम आदमी पार्टी के ऐलान के बाद असदुद्दीन ओवैसी के राजभर के साथ चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही यूपी में इंतखाबी सरगर्मियां हरकत पजीर हैं। मकसद साफ है कि बिहार के बाद यूपी में भी पतंग लहराना है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस बार का चुनाव दिलचस्प होगा, लेकिन इस दिलचस्प पेशरफ्त ने सियासी पार्टियों की नींदें उड़ा दी होंगी। यहां यह बात भी काबिले जिक्र है कि उत्तर प्रदेश की हालिया सियासत में इत्तेहाद का जादू चला नहीं था, लेकिन अब बीजेपी को चारों तरफ से सफ बंद की घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मुहासरे से किसे होगा नुकसान और किस पार्टी का होगा फायदा, जानेंगे दो खास सियासी पार्टियों के मेहमानों से। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन दोनों खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे साथ मनीष शुक्ला साहब, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान आदिल हसन आजाद साहब, जो कि यूथ लीडर हैं MIM के, हमारे दरमियान मौजूद है। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। आदिल हसन आजाद साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि 2017 के असेंबली इलेक्शन जब हुए थे तब आपने यानी MIM पार्टी ने 35 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कोई एक भी जीत कर नहीं आया। यूपी चुनाव का लड़ने का इस बार का ऐलान, इसके पीछे मकसद MIM का क्या है? क्या यह मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी जमीन तलाशना है, या फिर किसी और पार्टी के लिए दर्द-ए-सर बनना है? ये तो पॉलिटिकल पार्टी का ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो चुनाव लड़े। और आपने यूपी की बात की, इंशाल्लाह उससे पहले हम बंगाल पता करेंगे, उसके बाद वो लहर उत्तर प्रदेश भी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुसलमानों पर, दलितों पर और मजलूम तबकात पे जो जुल्म हुए हैं आपने देखा, और योगी सरकार में किस तरीके से हत्याएं हुई है, किस तरीके से ग्राफ रेट क्राइम का बढ़ा है। आप योगी जी सिर्फ एक खास समुदाय को, एक खास बिरादरी को लेकर चल रहे हैं और ऊपर से नीचे तक अफसरशाही भरी हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि यूपी में एक अल्टरनेट, क्योंकि लोग ने सपा को भी देख लिया, मुजफ्फरनगर आपके सामने है, भाजपा को भी आपने देख लिया, और लगातार जो आम आवाम कितनी त्रस्त है, जिस मोदी सरकार ने, जिस यूपी सरकार ने वादा किया था रोजगार का मुद्दा पर, महंगाई कम करने के मुद्दे पर, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने जुल्म किया। इसलिए आवाम को एक नई अल्टरनेटिव चाहिए, और MIM की एक शुरुआत है, राजभर साहब और दूसरी मुख्तलिफ जो छोटियां पार्टियां, हम उनके साथ मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म देंगे जो आवाम को भरोसा भी इंशाल्लाह जीतेंगे, और एक आवाम में लगेगा कि नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से हैदराबाद मॉडल हमारा है, सबको लेके चलना, जिस तरीके से सबके साथ इंसाफ करना, क्योंकि जहां इंसाफ होगा वहीं पर तरक्की हो सकती है। किसी एक जाति विशेष का राज हो या किसी एक समुदाय का नहीं होना, सबको जब संविधान का, आइन का आप शपथ लेते हैं तो आपको सबको लेके चलना है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, गाजियाबाद से गोरखपुर तक एक बहुत बड़ा, हिंदुस्तान का 80 लोकसभा आता है, 400 से ऊपर विधानसभा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सरकार तानाशाह हो गई है। जब तानाशाह सरकार होती है तो जरूर जनता में एक बेचैनी है, जनता बदलाव चाहती है, और उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, राजभर साहब और जो छोटी हमारी जो दलें बनी हैं एक नया प्लेटफॉर्म देंगे और बेहतर यूपी के नतायज आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो MIM को ये उम्मीद है कि अल्टरनेट वो दे पाएंगे यूपी में अवाम को। मनीष शुक्ला साहब, यूपी में आम आदमी पार्टी के बाद MIM की एंट्री को बीजेपी कैसे देख रही है? देखिए, देश में करीब 1100 से ज्यादा रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं, और देश का कानून और संविधान सभी व्यक्ति या दल को इस बात की इजाजत देता है कि वो कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि MIM या आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाने जा रही है। इसके पूर्व में भी ओवैसी की पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, या तमाम पार्टियां चुनाव लड़ चुकी हैं। और हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश एक राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में विकास की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता 17 के पहले 14 सालों की बदहाली देख चुकी है। किस तरीके से धार्मिक रूप से तुष्टीकरण करने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदहाल किया, जाति और धार्मिक दंगों में झोंका, और उत्तर प्रदेश को जिस जगह पे, जिस स्थान पे होना चाहिए था वो नहीं थी। 3.5 सालों में हमने गांव गरीब किसान का विकास किया, गांव गरीब किसान के लिए काम किया,
और विकास को अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया। 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। 2019 में मई में चुनाव हुआ था, करीब 2 साल बाद लोकसभा का, और 63 सीटें हम लोग जीते थे। करीब 319 असेंबली सेगमेंट में हम आगे थे, यानी 325 सीटें हम 17 में जीतते हैं, 319 में हम आगे थे असेंबली सेगमेंट में। 63 लोकसभा चुनाव जीता, यानी जो हमने काम किया उस पर जनता ने 19 में मोहर लगाई है। और 51% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2019 की लोकसभा में मिला। और जो 2022 में जनता आप पर मुहर लगाएगी या नहीं, क्योंकि सफबंदी की कोशिश तो हो गई है, यानी बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश सियासी पार्टियां तो कर ही रही हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जब हमारी सरकार के कामकाज के 2 साल पूरे हुए तो जनता ने हमको वोट प्रतिशत बढ़ा के 51% कर दिया। तो 51% जब किसी भी पार्टी को मिलता है तो उसके सामने चाहे जो गठबंधन हो, हमने तो सपा और बसपा के दोनों गठबंधन को पटखनी दी लोकसभा के चुनाव में। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हमारे सामने था, हमने उनको भी चुनाव हराया है। जनता के आशीर्वाद और विश्वास पर और जो विकास हमने किया उसके आधार पर 2022 में हम 350 से ऊपर सीटें जीतेंगे। और जो लोग, देखिए मैं एक बात कह के बात को खत्म करूंगा, ओवैसी की पार्टी आने से समाजवादी पार्टी या जो तुष्टीकरण के चैंपियन हैं उनसे कंपटीशन उनका होने वाला है। एक तरफ 15 मिनट पुलिस हटा दो वाली ओवैसी की पार्टी है, एक तरफ सरयू को ब्राह्म भक्तों के खून से लाल करने वाली समाजवादी पार्टी है। तो कंपटीशन इनके बीच में होगा। और तीसरी पार्टी उसमें कांग्रेस आ जाएगी, जो राम मंदिर, राम सेतु की खिलाफत करती आई है, तुष्टीकरण करती आई है। तो जो तुष्टीकरण करते आए हैं उनके बीच लड़ाई होगी। ठीक है, बीजेपी इस मुकाबले में है ही नहीं। आदिल हसन आजाद साहब, सीधे तौर पर बीजेपी का कहना है कि जब आप यूपी में एंट्री लेते हैं, इंतखाबी मैदान में उतरते हैं, तो बीजेपी के साथ आपका मुकाबला है ही नहीं। आपका मुकाबला समाजवादी पार्टी के साथ है, आपका मुकाबला बीएसपी के साथ है, लेकिन भाजपा को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और रही बात यह कि कुछ देर पहले जब आपने कहा था कि अल्टरनेट देंगे, इतनी बड़ी रियासत है, 403 विधानसभा सीटें हैं, असेंबली सीटें हैं, क्या लगता है कि ये ख्वाब पूरा होगा? क्योंकि 2017 को भी हमें देखना होगा। 2017 में कितनी सीटें आपकी आई थी, किस पर आप लड़े, कितने पर लड़े थे, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। 2019 के बाद बिहार में भी लोकसभा हुआ था, उसमें बीजेपी 222 सेगमेंट असेंबली में जीती थी, 243 में 222 जीती थी। अभी बीजेपी 75 सीट बिहार में नहीं पार कर पाई। इसलिए गलतफहमी होगा कि 2019 के मापदंड से आप 2022 को देखिए। बीजेपी भी चुनाव केरला में लड़ती है, बीजेपी भी सिक्किम में लड़ी, बीजेपी भी आंध्र प्रदेश में लड़ी, तेलंगाना में लड़ी। इनके एक एमएलए थे, बाई इलेक्शन में गलती से एक एमएलए बढ़ गए हैं। तो कोशिश करना सभी पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और बीजेपी को इस बात का हम आईना दिखाएंगे, जिस वादे अब की बार महंगाई की मार, बीजेपी ने रोजगार का 2 करोड़ का बात किया, 15 लाख देने की बात की, पेट्रोलियम का दाम कम होने की बात की। बीजेपी के पास क्या है? मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, जिन्ना, पाकिस्तान, बिरयानी। उसके अलावा बीजेपी कभी भी जो मेन मुद्दा है उस पर बीजेपी की हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने का। आपने जीएचएमसी में देखा, हैदराबाद में जिन्ना इनको याद आता है, रोहिंग्या याद आता है, बिरयानी याद आता है, इनको मुसलमान, मस्जिद और मंदिर याद आता है। क्योंकि बीजेपी हर तरीके से आज इकोनॉमी, जो जीडीपी किस तरीके से बीजेपी इकोनॉमी का सिचुएशन है, आज 100 रुपया पेट्रोल का दाम होने जा रहा है। कल तक ये टैक्स रिबेट की बात करते थे, आज आम आदमी पर कितना बोझ है, किसानों पर कितना। हर दिन किसान, कल एक किसान के बहुत ही आध्यात्मिक एक लीडर थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। किसान बैठे हुए, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको बस है कि इनके मिजाज हो, जो इनको दिखाया जाए हरा हरा सब्ज बाग, तो इनको आदिल हसन आजाद साहब, ठीक है, आप बीजेपी पर आप निशाने साध रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मैदान में जाते हैं तो बीजेपी को तो फायदा पहुंचाते हैं, तो आप ऐसी कोई स्ट्रेटेजी क्यों नहीं अपनाते जिससे बीजेपी को नुकसान हो? आप अभी बिहार में हम लोग जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीट पर, 5 जगह बीजेपी को हराए हैं। चाहे आप 22 असेंबली देख लीजिए, अमोर असेंबली देख लीजिए, कोचा दामन देख लीजिए, बहादुरगंज देख लीजिए, जो भी हम सीमांचल में जीते 5 जगह हमने बीजेपी को हराया है। एनडीए के प्रत्याशी को हरा के हम जीते हैं, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को नहीं हराने के दम है। हम एक छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन बन रहा है और भी दूसरी पार्टी जुड़ेंगी। और जो जिस तरीके से यूपी में
सभी समुदाय के साथ बीजेपी ने वो जो इंसाफ की बात थी, जो डेवलपमेंट का, जो प्रोग्रेस का, उन्होंने, आप खुद देख रहे हैं कि एनआरसी सीए के मुद्दे पर किस तरीके से गोलियां चली। उसके बाद लगातार हर दिन क्राइम रेट बीजेपी, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्राइम रेट यूपी का ज्यादा है। और आपने देखा गोरखपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर के चलते, जहां के प्रधानमंत्री जिस उत्तर प्रदेश से आते हो, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मैंडेट हो, वहां के मासूम बच्चे जो न्यूली मुख्यमंत्री है, वहां से 325 सीट वाले मुख्यमंत्री हैं, वहां के मासूम बच्चे का ऑक्सीजन की कमी से मर जाना कितने अफसोस की बात है। आप देखते हैं, आपको हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप केरला में योगी जी प्रचार करने जा रहे हैं, आंध्र तेलंगाना में जाते हैं, वहां का जो नीति आयोग का स्टेट का इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ही, इनका क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, इनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे निचले स्तर में से है। लेकिन वो जाकर केरला में प्रवचन देते हैं, वो तेलंगाना में जाकर हैदराबाद में प्रवचन देते हैं। पहले अपने घर को तो आप सुधारिए। आपने जिस लोगों से, आवाम से जो वादा किया था, क्या वो वादा परत हुए हैं? एमआईएम का ये कहना है कि पहले अपने घर को आप सुधार लीजिए, फिर उसके बाद दूसरी रियासतों पर, दूसरे स्टेट पर नजर रखिए। उनका साथ ही इल्जाम ये भी है कि आप मोटिवेटेड पॉलिटिक्स करते हैं और धर्म विशेष की पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों को वर्गलाने का काम करते हैं। देखिए सना जी, हमको लगता है जिस पार्टी को 51% वोट मिलता हो, उसको ये कहिए किसी एक जाति का वोट पाती है, एक किसी धर्म का वोट पाती है, तो कम से कम अब ओवैसी की पार्टी को जवाब देना ठीक नहीं है। अभी हैदराबाद में जो चुनाव हुआ उसमें ओवैसी की पार्टी को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। हमारे पास पीछे चार कॉर्पोरेटर थे, आज वहां 54 कॉर्पोरेटर हमारे पास हैं। और निश्चित रूप से रही बात, मुझे लगता है कि इन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं रखी है। और जिस गोरखपुर की ये बात कर रहे हैं, गोरखपुर में पिछले 2 दशकों से, यानी 25-30 सालों से, 3 दशकों से जापानी बुखार से हर वर्ष हजारों नौनिहाल काल कलवित होते थे। मुख्यमंत्री जी सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के बाद आज मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है बताने में कि आज वहां 99% उस पर काबू पा लिया गया है। यानी जहां हजारों नौनिहाल जो है काल कलवित होते थे, आज वो संख्या 4, 6, 10 में रह गई है। तो हमको लगता है कि पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश ने 3.5 सालों में क्या क्या किया है, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की जो क्राइम रेट के बारे में बता रहे हैं, तो केरला और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या का घनत्व है उसके अनुपात में अगर देखेंगे तो बहुत अंतर है। तथ्य की बातें बिना जानकारी के न किया करें। ओवैसी की पार्टी और क्या है और उसका नेचर क्या है, वो किस आधार पर राजनीति करती है, क्या कहती है कि पुलिस को हटा लो तो 15 मिनट में हम वो हिंदुओं का सफाया कर देंगे। हैदराबाद में ओवैसी के छोटे भाई कहते हैं ना, और आज ये हमको ज्ञान दे रहे हैं सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की। तो ये धर्मनिरपेक्षता का दिन वो खत्म हो गया जो तथाकथित रूप से लोग तुष्टिकरण करते थे। एक धर्म के संसाधनों पे केवल मुसलमानों का अधिकार बताया जाता था इस देश में। आज हिंदुस्तान जग चुका है, उसको पता है कि कौन सांप्रदायिक है, कौन धर्मनिरपेक्ष है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको आवास दिया, उसमें कोई तुष्टिकरण नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको गैस सिलेंडर दिया, कोई तुष्टिकरण नहीं किया, शौचालय बनाया। ठीक है, बहुत कुछ किया, लेकिन सियासी मुबस्सिरीन मनीष शुक्ला ये हर बार बीजेपी को लेकर सवाल करते हैं कि आप सबका साथ, सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन मुसलमानों को कोई टिकट नहीं देते, आखिर क्यों? जहां देखिए चुनाव में कमतर समझते हैं या फिर आपको लगता है? मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में, या फिर इस हार्डकोर मुद्दे को लेकर आप जमीन पर उतरते हैं, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में एक सीट पे 30 एप्लीकेंट होते हैं, और केवल उसमें अगर कहीं मुसलमान भी मांगता है तो टिकट किसी एक व्यक्ति को मिलता है, यानी 29 को नहीं मिलता है। तो जो जीतने की स्थिति में होता है, सांगठनिक रूप से जो मजबूत होता है, जिसके वैचारिक अधिष्ठान में जिसका विश्वास होता है, उसको टिकट देते हैं। और नहीं जीतने पे भी हमने एमएलसी बनाया, एक मिनिस्टर मोहसिन रजा को हमने बना के रखा है उत्तर प्रदेश में, चुनाव नहीं जीतने के बावजूद। और तमाम पूरे देश में हमारे पास केंद्र में भी मिनिस्टर्स हैं, हमारे संगठन में भी है, तमाम कॉर्पोरेटर, तमाम लोकल बॉडीज में हमारे पास जनप्रतिनिधि हैं मुसलमान।
ठीक है, आदिल हसन आजाद का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी पर चल रहे हैं, उधर एमआईएम ख्वाब देख रहे हैं कि अल्टरनेट देंगे। जब सबका साथ सबका विकास की बात भाजपा कर ही रही है तो आप उनके सामने ऐसी कौन सी चीज लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश में ताकि अवाम आप पर भरोसा करे? मैम, आप 2014 का लोकसभा, 2019 का लोकसभा, जब सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, एक भी मुसलमान को ये लोकसभा टिकट जिता नहीं पाए। और एक भी, आप ही बोलिए, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, एक भी मुसलमानों को आपने टिकट नहीं दिया। और आप किस सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं? आपके साथ लोग जुड़ना चाहा, आपने हमेशा नाइंसाफी की। आपके मिनिस्टर रामजादे और ऑनलाइन क्या बोलते हैं, पाकिस्तान चले जाओ। आपके मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर ये सब बात कहे हैं और किस विकास की बात कर रहे हैं? आप बताइए कि क्या किसान खुश है? क्या नौजवान युवा बेरोजगार खुश है? क्या आम इंसान जो गृहिणी है, जो महंगाई की मार झेल रही है, वो खुश? आपने क्या वादा किया था? आपने 15, आज पूरी सिस्टम पूरा लग रहा है कि सरकार सिर्फ 3, 4, 5 घरानों के नतमस्तक हो गई है और किसान, मजदूर, छात्र, युवा सब परेशान है, महिलाएं परेशान है, गृहिणी परेशान है। लेकिन क्या इन्होंने दिया? ये बतला दे कि इन्होंने क्या दिया। आप इंसाफ का राज कीजिए, आप सब न्याय कीजिए। और उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमियों से जो मृत्यु हुई थी, ये पूरी दुनिया ने देखा है। ये किसी बुखार का मामला नहीं था, ये पूरी दुनिया का मामला था। तो सरकार को उसी तरह इंसाफ की बात करनी चाहिए। सरकार का मतलब सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारों में नहीं रहे, अमली जामा पहनाए, जमीन पर जाए। तो आम लोग का जो हुआ आज, एक खास जो आप दिखा रहे हैं, जो नफरत की आग जो कर रहे हैं, जो आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये आप दुनिया जान रही है कि योगी राज में। आपके पास लौटूंगी मनीष शुक्ला साहब का जवाब। छात्र, नौजवान, महिला, किसान सभी प्रसन्न है। केवल बिचौलिया परेशान है, दलाल परेशान है, आतंक परस्त परेशान है, दहशतगर्द परेशान है, और जिनके गलत धंधे जो चलते थे पिछली सरकारों में वो बंद हुए हैं, वो परेशान हैं। आप, अगर हमने सिलेंडर दिया तो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को दिया, जो सबसे गरीब था, वो चाहे जिस जात धर्म का था। हमने आवास योजना लेकर हम अगर आए हैं तो हम किसको हमने आवास दिया, चाहे जिस जात धर्म का था। अगर हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं तो चाहे जिस जात धर्म का है, बिना इसका भेद किए हम लोग उसको बांट रहे हैं। गैस सिलेंडर दिया, जनधन खाते खोले, यानी जिनके लिए कभी भी 70 सालों में किसी ने सोचा नहीं था, वहां तक विकास पहुंचे। और ये परिवार की पार्टी एक है, हैदराबाद की पार्टी है परिवार की, जिसके भाई कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा लो तो हिंदुओं से साफ कर देंगे हैदराबाद। ये खुलेआम उन्होंने कहा। ये आज ये धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आके। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ तुष्टीकरण में हमारी बेटी उसका कल योजना लेके समाजवादी पार्टी आती थी, वो केवल मुसलमानों के लिए लेकर आती थी। हमारी एक योजना सना जी बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, जिसमें हमने कहा हो कि नहीं केवल ये हिंदुओं के लिए है, या एक जात के लिए है, या एक धर्म के लिए है, एक पंथ के लिए है। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आज नहीं हमारी सरकार, कुछ राज्यों में 30-30 साल से हमारी सरकारें हैं। हाँ। सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नौकरी में तो गुजरात में है। हाँ। जहां मुसलमान परस्त लोग हैं, जहां लोग कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं, चले जाइए पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नौकरियों में क्या सियासत में इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला चलता रहता है। अब सवाल ये उठता है मनीष शुक्ला साहब, जब बीजेपी को इतना मैसिव मैंडेट मिला था 2017 में, 2022 में कई सियासी पार्टियां मिलकर सफबंदी कर रही हैं, घेरने की कोशिश बीजेपी को कर रही हैं, तो माथे पे शिकन तो पड़ा ही होगा बीजेपी को। अपनी स्ट्रैटेजी क्या कुछ तब्दील करेगी बीजेपी या नहीं, इस हवाले से? हम लोग सदैव से हमारी स्ट्रेटजी एक है कि विकास की बात करिए, विकास करिए, और अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाइए। अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, अपने काम के बदौलत हम चुनाव में जाते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक दुरू गठबंधन 2019 में हमारे सामने था, और आपको याद दिला दें, आप उठा के देख लीजिएगा इस शो को खत्म होने के बाद, और अपने एडिट करते समय उसको डाल सकती है मैंने सही कहा गलत। 2019 के पहले हमने कहा था कि हम 50+% वोट लेंगे, और चाहे जो गठबंधन आएगा हम पटकनी देंगे, और 51% वोट हमने लिया। यानी जनता को हमारे कामों पर भरोसा है, और हमें जनता पर और अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा। ठीक है, आदिल हसन आजाद साहब, उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद
कामयाब नहीं रहा। अगर हालिया दिनों में हम देखेंगे तो आपने कहा कि कई सियासी पार्टियों से आप बातचीत कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी सियासी पार्टियां होंगी जिससे आप एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे और किन मुद्दों के साथ आप मैदान में उतरेंगे? 51% वाली मैंडेट वाली सरकार, इतनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार, आपस में डर कर छुप कर रात के अंधेरों में एक बच्ची के साथ इस्मत रेजी होती है, उसके माँ बाप को कुछ नहीं दिया जाता है, अंतिम संस्कार छुपा के दिया जाता है, नहीं वो छुप कर दिया जाता है। और ये किस प्रकृति की बात करते हैं? आपने नाइंसाफी की थी, आपने इंसाफ नहीं दिया था। और जहां तक जब इतनी बड़ी सरकार थी, मैंडेट था, तो क्यों नहीं आप न्याय दिलवा पाए? रात के अंधेरे मैंडेट है हमारे पास, रात के मैंडेट है तो क्यों डर रहे हैं? मैंडेट है, अरे रात में क्यों 2 बजे रात में छुप कर आपने अंतिम संस्कार किया? क्यों नहीं शब्द दिया? अरे भाई मैंडेट था तो हिम्मत तो नहीं। आदिल हसन आजाद साहब, अगर यूपी के अवाम खुश नहीं होंगे तो 2022 में इसका सबक बीजेपी को मिल जाएगा। मेरा सवाल ये था कि आप किन मुद्दों के तहत आज इस बार जो ऐलान कर चुके हैं, किन मुद्दों के तहत आप सियासी जमीन पर उतरेंगे? साथ ही ये बताइए कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिनसे आपकी बातचीत चल रही है, अलायंस किन से होगा? क्योंकि राजभर के साथ तो आप मुलाकात कर ही चुके हैं। राजभर साहब है और छोटी छोटी पार्टियां जो है जो यूपी का सही में विकास की बात कर रही है उनके साथ। और अगर बड़ी पार्टियां आपको बुलाती है, रियासती पार्टियां, तो आप अलायंस करेंगे? राजभर भी रियासती पार्टी, इनको राजभर ने छोड़ दिया, इनके सरकार में थे राजभर, इनको छोड़ दिया, इनको आईना दिखाया आपने, इनको नहीं पता दिया था, जिस पर वोट लिया था, राजभर साहब ने छोड़ दिया। इसलिए नहीं पता है इनको ओम प्रकाश राजभर इनके साथ जिनको बर्खास्त किया गया था कैबिनेट से, उन्होंने नहीं छोड़ा। बर्खास्त नहीं किया उन्होंने। ओम प्रकाश साहब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले आप जानकारी लेके बोलिए, अच्छा रहेगा। राज्यसभा, अरे भाई राज्यसभा का उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, सरकार के खिलाफ। अगर सबसे अगर आंख से आंख मिला के किसी ने बात की, दूसरा एक तथ्य जान लीजिए आदिल साहब, थोड़ा काम आएगा बाद में, अब तक से सुन लीजिए जी कि ओम प्रकाश राजभर जी को निकालने के बाद, ठीक है मनीष शुक्ला साहब, राजभर का MIM का साथ देना राजभर वोटों को तो मुतासिर कर सकता है बीजेपी के लिए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, मैं वही जवाब देने वाला था। उसके बाद उपचुनाव हुए, 7 उपचुनाव में से 6 हम जीते, उसके पहले भी उपचुनाव हुए थे। मऊ, जहां ओम प्रकाश राजभर, मऊ बलिया जहां बताते हैं कि जहां की हम पार्टी है, वहां घोसी एक सीट थी, वहां से उन्होंने भी अपना प्रत्याशी लड़ाया था, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी विजय राजभर जी को लड़ाया था, और भारतीय जनता पार्टी के विजय राजभर जी वहां निर्वाचित घोषित हुए। अर्थात जो गांव गरीब है वो ओम प्रकाश राजभर के परिवारवाद को समझ चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी है, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। घोसी के उपचुनाव में वहां के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को बता दिया कि जिस पार्टी ने आपको कैबिनेट का मुंह दिखाया, 2002 में ये पार्टी बनी थी, सुहेलदेव राजभर पार्टी, 2002 से उन्होंने विधानसभा का मुंह नहीं देखा था। जब भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला, उनके विधायक जीते, उनको कैबिनेट का पद दिया गया, उनके साथ साथ लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, लेकिन वो अपनी आदत से नहीं बाज आए तो उनको बर्खास्त करना पड़ा, और जनता ने भी उनको खारिज किया उपचुनाव में। ठीक है आदिल हसन आजाद साहब, बीजेपी का जो जवाब था वो तो आपने सुन ही लिया होगा। बिहार के हवाले से मैं बात करूंगी कि MIM ने कहा था कि कई बड़ी सियासी पार्टियों से उन्होंने रुजू करने की कोशिश की और उन्हें अछूत माना गया। आप क्या यूपी की बड़ी सियासी पार्टियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर उनका ऑफर आता है तो आप अलायंस कर सकते हैं? देखिए यूपी पर राजभर साहब के साथ अभी हमारा अलायंस हुआ है। नहीं, बड़ी पार्टियों जैसे SP और BSP की अगर हम बात करें, हमने बसपा के साथ हमने बिहार में चुनाव लड़ा, और बसपा के 1 MLA और MIM के 5 MLA, अभी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट एक है, और हम लोगों ने सब मिलकर चुनाव लड़ा, और हर जगह बीजेपी को हमने हराया है। आप डाटा चेक कर लीजिए, वो 6 सीट में जो MLA जीते हैं वो बीजेपी हारी है, वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा आपके सामने हम आते रहेंगे और आपको बतलाएंगे। मनीष शुक्ला साहब, अगर BSP के साथ अलायंस हो जाता है तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है?
देखिए हम किसी दूसरी पार्टी के आधार पर चुनाव में नहीं जाते हैं। ठीक है। हम अपने काम के बदौलत और संगठन तंत्र के आधार पर चुनाव में जाते हैं। हमने कहा कि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, कोई चैनल बीजेपी का ये कहना है कि इत्तेहाद आप किसी भी पार्टी से कर लें, बीजेपी का कुछ बाल बांका यानी कुछ नहीं, जो उसकी तरक्की और कामयाबी है उसमें सेंध नहीं मारी जा सकती। बेहद शुक्रिया मनीष शुक्ला साहब आपका अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, साथ ही साथ आदिल हसन आजाद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल दो रुख में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आदाब।